हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए थे और वहाँ देखा था कि किस तरीके से हमारी केमिस्ट्री किन लॉज पर बेस्ड है और किस तरीके से कोई एटम कोई मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को देखना है एटम के थोड़ा सा ब्रीफ जाना है और एटम्स के बारे में, एटम्स की थ्योरीज़ को पढ़ना है कि एटम्स की थ्योरी क्या थी, एटम्स के बारे में किन साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया था और किस तरीके से आज हम फाइनल एटम को जानते हैं। तो हमें जो आज बेसिकली डिस्कस करना है वो करना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोगों को डिस्कस करनी है। अब बारी आती है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी क्या और इसको किसने दिया था या किसने कैसे दिया था, किन टर्म्स के बेसिस पर दिया था। तो जनरली इस थ्योरी को जो एक्सप्लेन किया था वो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन्स और उन्हीं के नाम पर इस थ्योरी का नाम पड़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब अगर मैं जॉन डाल्टन्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो जॉन डाल्टन्स एक बहुत गरीब घर के वीवर यानी एक जुलाहे के बेटे थे और जुलाहे के बेटे थे और मात्र 12 साल की उम्र में यानी 12 ईयर की एज में उन्होंने टीचिंग अपना करियर स्टार्ट कर दिया था। टीचिंग से वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और 7 साल बाद वो उसी स्कूल के प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल बन गए थे और प्रिंसिपल की फॉर्म में वर्क कर रहे थे। उसके बाद वो 1793 में वो कहाँ चले गए थे? 1793 में वो मैनचेस्टर चले गए थे और मैनचेस्टर में एज अ प्रोफेसर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाने लगे थे। एज अ प्रोफेसर मैनचेस्टर में 1973 में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाने लगे थे और वो बहुत जो क्या थे, वो एक हम कहें कि हिंदी में हम कहते हैं कि वो बहुत बड़े फिलोसफर भी थे। तो उन्होंने क्या किया, वो एटम पर भी उनकी रिसर्चेज चल रही थी और उन्होंने 1803 में उन्होंने एटम्स के लिए एक थ्योरी प्रपोज कर दी और जिस थ्योरी का नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी या इन्होंने एटम्स के बारे में अपनी थ्योरी में क्या बताया था वो जनरली हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है? पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है कि एक्चुअल में कि क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने दिए थे। ठीक है, तो क्या पॉस्टुलेट्स थे? तो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है। तो उन्होंने फर्स्ट पॉस्टुलेट में कहा कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल particles. All atoms are made up of very small particles called atom. उन्होंने कहा हर एलिमेंट जो है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है और किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है? एटम होता है। उन्होंने क्या कहा? किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। सेकंड पॉस्टुलेट की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड पॉस्टुलेट में कहा कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, neither be created nor be destroyed means उन्होंने कहा कि ये जो एटम होता है neither be created nor be destroyed, ये जो एटम होता है इसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। वी कैन चेंज इट ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर किया जा सकता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि एटम इज द smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction means अगर कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो एटम किसी केमिकल रिएक्शन का वो छोटे से छोटा पार्ट है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है और पार्ट करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये बात ठीक थी। उसके बाद उन्होंने कहा एटम इज़ इनडिविजिबल मीन्स उन्होंने अपनी थ्योरी में अगला पॉस्टुलेट दिया कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है। इनडिविजिबल का मतलब कि एटम को फर्दर क्लासिफाइड या फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट थ्योरी का पॉस्टुलेट उनका क्या था? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल
आर आइडेंटिकल इन ऑल respects, in all respects, identical in all respects means all respect that is shape, size, mass. ये पोस्टुलेट क्या था, उन्होंने एटम के लिए कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स. सेम एलिमेंट का मतलब कि हमने कहा कि सपोज करते हैं हमने गोल्ड, उन्होंने कहा इस तरीके से कहा, सपोज करते हैं उन्होंने गोल्ड का एक इतना बड़ा पार्ट लिया, इतना बड़ा पीस लिया, और गोल्ड का एक इतना बड़ा पीस लिया. ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इतने बड़े पीस में से अगर मैं एक एटम को बाहर निकालूं, ये वो एटम है, और यहाँ से भी एक एटम को बाहर निकालूं, ये वो एटम है, तो उन्होंने कहा एटम, इस वाले गोल्ड का एटम ये है, इस वाले गोल्ड का एटम ये है, क्योंकि ये दोनों ही गोल्ड हैं, तो इस एटम और इस एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम. तो यही था, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट. अगर सेम एलिमेंट्स के एटम हैं तो वो एटम आपस में सारी प्रॉपर्टीज़ में सेम होंगे. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, उनकी शेप भी सेम होगी, उनका साइज़ भी सेम होगा, उनमें मास भी सेम होगा, और उन पर चार्ज भी सेम होगा. ठीक है, तो क्या है पोस्टुलेट का मतलब, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट. यानी हर कंडीशन में अगर सेम एलिमेंट्स के एटम को आप कंपेयर करेंगे तो वो हर तरीके से सेम होंगे, शेप के बेस पर, साइज़ के बेस पर, मास के बेस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर भी. ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट उनका क्या था, तो उन्होंने नेक्स्ट पोस्टुलेट में कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are different in all respect, are different in all respects. उन्होंने कहा कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं और डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो उन दोनों डिफरेंट एटम्स का सारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, उनकी शेप भी डिफरेंट होगी, उनका साइज़ भी डिफरेंट होगा, उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट ही होंगी. फॉर एग्जांपल, ये हम कह रहे हैं कि ये गोल्ड का पीस है जिसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिल्वर का पीस है जिसको हम AG से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एक एटम हमने सिल्वर का निकाला, एक एटम हमने गोल्ड का निकाला, और उन्होंने कहा कि अगर दो एलिमेंट अलग अलग हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और उन अगर एलिमेंट डिफरेंट हैं तो उनमें जो एटम्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे. किस कंडीशन में, शेप के बेस पर, साइज़ के बेस पर, कलर के बेस पर, मास के बेस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर बिल्कुल डिफरेंट होंगे. तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ में, उन्होंने ये कहा. तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि कोई भी सब्सटेंस, पहले पोस्टुलेट में कहा कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या नाम होता है, एटम. उन्होंने कहा कि ये जो एटम होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो एटम को बनाया जाएगा ना एटम को बिगाड़ा जाएगा. मींस हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बस एटम को. थर्ड बात कही उन्होंने, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. जो एटम होता है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा एटम इज़ इनडिविजिबल. एटम जो होता है वो इनडिविजिबल है, यानी एटम और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता. नेक्स्ट पोस्टुलेट उनका था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट. यानी एटम सेम एलिमेंट, अगर हमारे पास दो एलिमेंट सेम हैं तो उनमें पाए जाने वाले एटम्स का कंपैरिजन करें तो वो उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी. इसी तरीके से उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट. यानी अगर हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके पाए जाने वाले एटम्स की सारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी. तो ये सारे क्या थे, ये पोस्टुलेट्स थे किसके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के. क्लियर हो जाते हैं पोस्टुलेट. आप एक बार इसको देख लीजिए फिर हम आगे डिस्कस करते हैं. देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे डिस्कस करते हैं. देख लीजिए आप इसको. होप आपने इसको देख लिया होगा. अब मैं इनको रब कर देता हूं. तो दीज आर द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ये तो हुए पोस्टुलेट. अब जब पोस्टुलेट की हम लोगों ने बात कर ली, यानी उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए थे एटम के बारे में, ये सारी बात कर ली. अब बारी आती है मेरिट्स की. मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. अब मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी वो देख लेते हैं. मेरिट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरिट्स क्या होती है.
तो मेरिट्स का मतलब होता है विशेषताएं, गुण। तो मेरिट क्या थी, अगर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की मेरिट की बात करें तो पहली मेरिट की थे इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी ये थ्योरी जो थी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर रही थी और उसको एक्सप्लेन कर रही थी। दूसरी मेरिट ये थी कि इट एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये थ्योरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी क्या कर रही थी, सेटिस्फाइड कर रही थी। इट एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड, अगर हम इसकी मेरिट की बात करें, विशेषता की बात करें, इट इज फर्स्ट थ्योरी अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एटम, which was recognized, मीन्स ये पहली ऐसी थ्योरी थी एटम के लिए जो रिकॉग्नाइज हुई थी, फाइनल बहुत अच्छे से एटम को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर पाई थी। तो ये इसकी क्या थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की विशेषताएं थी। यानी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही थी। उनकी थ्योरी में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उनकी थ्योरी के हिसाब से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी फॉलो हो रहा था, और ये पहली थ्योरी थी जो एटम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई थी। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी, मेरिट्स थी। चलिए मैं इसको भी रब कर देता हूँ। अब बारी आती है कि जब हमने मेरिट्स कर ली, हमने इसकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कर ली, तो क्या आज भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फॉलो होती है? आज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फॉलो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ कमियां थी, तभी तो आज फॉलो नहीं होती है, वो फेल हो गई थी। तो क्या रीज़न थे फेलर के, हम आज डिस्कस करेंगे। रीजन्स ऑफ फेलर। रीज़न ऑफ फेलर का मतलब कि फेल होने के क्या रीजंस थे। अब रीज़न ऑफ फेलर को हम जनरली एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, लिमिटेशंस। तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस थी, अब वो कमियां, क्या क्या कमियां रह गई थी, वो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट कमी थी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। पहली कमी क्या थी, डाल्टन्स ने अपनी थ्योरी में एक पॉइंट में बोला था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटम इज इनडिविजिबल। उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि मेरे हिसाब से एटम इनडिविजिबल है, मींस एटम को और छोटे पार्ट्स में नहीं बांटा जा सकता है। लेकिन जब फर्दर स्टडी की गई एटम्स पर और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से काम किया, तो क्या हुआ, फर्दर स्टडीज़ में देखा गया कि एटम इज़ डिविजिबल इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम डिविजिबल होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। और कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिविजिबल होता है? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल में एटम से छोटे पार्टिकल्स, वो कौन कौन से आगे डिस्कवर हुए, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मीन्स एटम्स किन से मिलकर बना है, एटम्स और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। एटम्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मीन्स एटम से और छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये वाला पॉस्टुलेट उनका गलत हो गया था, क्या कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज इनडिविजिबल। डाल्टन के हिसाब से एटम इनडिविजिबल था, लेकिन एक्चुअल में एटम डिविजिबल था, बाद में फर्दर स्टडीज़ में पता लगा। तो पहली कमी तो ये थी। सेकेंड लिमिटेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स, ये दूसरी लिमिटेशन बनती है, अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स। अब अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स आप लोग पढ़ते हैं, आइसोटॉप्स में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। दोज केमिकल स्पीशीज विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, same atomic number but different atomic mass are known as isotopes to each other. Those chemical species which are having same atomic number but different atomic mass are known as isotopes. यानी वो chemical substances या कोई एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो होता है सेम, आप देखिए इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, लेकिन उनका मास नंबर अलग होता है, तो उनको क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स टू ईच अदर। इसी तरीके से यहाँ पर है एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये क्या है, आइसोटॉप्स।
ठीक है। नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आइसोटॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी एक से ज़्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म में। तो ये क्या कहलाते हैं, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं और ये कार्बन के आइसोटॉप्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर तो सिमिलर है लेकिन मास नंबर सिमिलर नहीं है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटॉप्स, और ये वाले एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटॉप्स। तो अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स, अब उनका एक पोस्टुलेट था क्या, कि सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। यानी अगर उन्होंने कहा था कि अगर दो सेम एलिमेंट है, यानी ये भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये भी गोल्ड है और ये भी गोल्ड है, छोटा पार्टिकल है, ठीक है, गोल्ड का, और यहाँ से एक पार्टिकल निकाला, यहाँ से एक पार्टिकल निकाला, तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, है ना, मास, एटॉमिक नंबर, शेप, साइज, कलर, सब कुछ सेम होगा, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उन्होंने कहा था अपने पोस्टुलेट में। लेकिन आइसोटॉप के केस में जब इसी लॉ को, इस प्रॉपर्टी को, कि सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, आइसोटॉप पर फॉलो किया गया तो प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती हैं। पहली प्रॉपर्टी उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट सेम है तो उनका मास भी सेम होगा, मास और मास नंबर सेम होगा। लेकिन हमने देखा यहाँ एलिमेंट तो सेम है लेकिन मास सबका अलग अलग है, तो उनकी प्रॉपर्टी अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स को फॉलो नहीं कर रही थी। तो दूसरी लिमिटेशन उनकी ये बनी, अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स को फॉलो नहीं कर रही थी, ठीक है। थर्ड उनकी लिमिटेशन क्या थी तो वो देखते हैं। थर्ड लिमिटेशन की बात करें, न्यूट्रॉन है, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन की बात करें, इट डज नॉट फॉलो, या हम कहेंगे द पोस्टुलेट was of different elements are different in all respect। उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट हैं, जैसे मैंने कहा कि ये गोल्ड का है और ये वाला एलिमेंट सिल्वर का है, तो उन्होंने कहा कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट हैं और उनके एटम को आप कंपेयर करोगे तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की सारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, ये उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में बोला। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, मतलब जब देखा गया कमी क्या बनी, द पोस्टुलेट वाज ऑफ दिस, है ना, डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, डू नॉट फॉलो हिज प्रॉपर्टी, हिज मॉडल, इनके मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा था। अब क्यों नहीं कर रहा था तो वो समझिए। अब क्योंकि जैसे अगर हम बात करें कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट है तो ये किस केस में नहीं कर रहा था। जैसे मैं कहूँ कि मैं करता हूँ आर्गोन लेता हूँ, आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और मास नंबर 14 होता है। वहीं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर 40 होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट कभी भी सेम प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकते। तो आप देखिए, आर्गन एक अलग एलिमेंट है, कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। आर्गन एक गैस होती है, कैल्शियम एक मेटल है, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। लेकिन अलग अलग एलिमेंट होते हुए भी इनका मास सेम है, और उन्होंने क्या कहा था कि अगर एलिमेंट अलग हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, शेप भी, साइज भी, मास भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। तो वो इस केस को फॉलो नहीं कर पाए। और जब कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम होता है तो उनको बोला जाता है बच्चों आइसोबार्स, उनको बोला जाता है आइसोबार्स। तो वो आइसोबार्स को फॉलो नहीं कर पाए थे, आइसोबार्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। अभी पिछले पोस्टुलेट में वो आइसोटॉप्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उनकी थ्योरी, और यहाँ पर आइसोबार्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि आइसोबार्स के केस में एलिमेंट अलग होते हैं और मास सेम होता है। और उन्होंने कहा था कि अगर एलिमेंट अलग हैं तो उनका मास, उनकी शेप, उनका साइज सब कुछ अलग होगा। तो इस कंडीशन में वो फेल हो गए थे। तो ये उनकी क्या बनी थी, सारी की सारी लिमिटेशंस। और दूसरी लिमिटेशंस की बात करें तो और क्या हो सकती हैं, तो इट failed to explain why atoms of different elements combined
टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर। वो इस बात को एक्सप्लेन करने में फेल हो रहे थे कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड क्यों होते हैं? जब उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग अलग हैं तो इसका मतलब वो आपस में कंबाइंड नहीं होने चाहिए। लेकिन हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या कि अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होकर एक नई सब्सटेंस बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन है, एक अलग एलिमेंट है, और ये आपस में कंबाइंड होकर क्या बना लेते हैं? HCl। तो आज तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि क्यों अलग अलग एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो ये भी उनकी क्या थी? लिमिटेशंस। अगली लिमिटेशंस की बात करें तो वो कहाँ फेल हुए थे वो भी देख लेते हैं। तो इट फेल्ड, उनकी थ्योरी कहाँ फेल हुई थी? इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग, द केमिकल या बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यानी जब दो एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो वो कौन सा, उनके बीच में किस तरीके के बॉन्ड्स बन रहे हैं और उन बॉन्ड का नेचर क्या है, इस बात को भी वो उनकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और ये सारी लिमिटेशंस थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। इन लिमिटेशंस की वजह से डाल्टन्स की थ्योरी आगे चलकर फेल हो गई थी और फिर एटम को डिफाइन किया था नए साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, फिर उन्होंने एटम को अच्छे से डिफाइन किया, उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखे, हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की मेरिट्स देखी, हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस देखी। ठीक है, इस तरीके से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट होती है। आप एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, और तो चलिए स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने देखा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उसके पोस्टुलेट्स क्या थे, उसकी मेरिट्स क्या थी और उसके डिमेरिट्स यानी लिमिटेशंस क्या थी। जब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो हम एक नई छोटे से टॉपिक को और डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और वो होगा हमारे पास एटॉमिक सिंबल्स। एटॉमिक सिंबल्स यानी एटॉमिक सिंबल्स का मतलब कि जो हम एटम्स पढ़ रहे हैं या एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं उनको किस तरीके से सिंबल्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है, और हम आज जिन एलिमेंट्स को सिंबल्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं वो किन टर्म्स में कर रहे हैं और कैसे किया जाता है। तो जनरली हुआ क्या, उस समय जब एटम्स डिस्कवर हो रहे थे, एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, तो एलिमेंट डिस्कवर होने के बाद अब बारी आई कि उनको किस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, यानी उनको कैसे लर्न किया जाए और कैसे उनको याद रखा जाए। तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट किसने लिया? डाल्टन्स ने। तो डाल्टन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपने सिंबल्स दिए और उनको क्या बोला गया? डाल्टन्स सिंबल, डाल्टन्स सिंबल्स। अब डाल्टन्स ने क्या सिंबल्स दिया कि जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे वैसे वैसे वो एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स देते जा रहे थे, कुछ सिंबल की फॉर्म में, कि भाई अगर ये एलिमेंट है तो ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ये एलिमेंट है तो ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें तो डाल्टन्स ने हाइड्रोजन के लिए, अगर मैं बात करूँ, डाल्टन्स ने हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल दिया था वो दिया था कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे हाइड्रोजन को, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से डाल्टन्स ने कार्बन के लिए जो सिंबल दिया था वो पूरा ऐसे, यानी ये पूरा ब्लैक, इस तरीके से सिंबल दिया था। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए जो डाल्टन्स ने कहा था कि हम ऑक्सीजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो केवल ब्लैंक सर्कल से ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा था। इसी तरीके से नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के लिए उन्होंने कहा था कि अगर आप सर्कल लीजिए और सर्कल को ऐसे हाफ कटेड कर दीजिए तो ये सिंबल किसका हो जाएगा? ये नाइट्रोजन का सिंबल हो जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि सल्फ़र है अगर, तो सल्फ़र को अगर हम कैसे कर लें, ऐसे ये सिंबल दे दें, अगर ऐसे पार्ट में बांट दें तो ये सल्फ़र का सिंबल हो जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो मरकरी होती है, मरकरी जो मेटल है उसको अगर हम ऐसे इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दे दें, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दे दें और कहीं पर ऐसा सिंबल बना हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो मरकरी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड सो ऑन, बहुत सारे इसी तरीके के थे। जैसे लेड था, लेड को उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने लेड को ऐसे सर्कल में कहा कि अगर कहीं एल लिखा है तो उसका मतलब लेड होगा। उन्होंने कॉपर के लिए कहा कि अगर कहीं पर सर्कल में सी लिखा है
तो ये कॉपर होगा। वहीं पर जिंक के लिए कहा उन्होंने कि सर्कल में Z लिखा है तो ये जिंक होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से उन्होंने सिंबल्स दिए। तो क्या हुआ, हर एलिमेंट को याद करने के लिए या हम कहें कि एलिमेंट को यूज़ करने के लिए वो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग इस तरीके के सिंबल्स उन्होंने दिए, और इन सिंबल्स को क्या बोला गया, डाल्टन सिंबल। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि कितने सिंबल्स आप याद करोगे, कितने सिंबल्स हम याद कर सकते हैं। आज आपको पता है नियर अबाउट 115 एंड 118 और बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे अंडर डिस्कवरी हैं, तो हम कितने एलिमेंट्स के सिंबल याद करें। और ये सिंबल्स ऑलमोस्ट सिमिलर से हो रहे थे। सर्कल 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 में पॉइंट लग गया तो हाइड्रोजन, बीच में डॉट लगा दे तो हाइड्रोजन, डॉट नहीं है तो ऑक्सीजन, तो बड़ा टिपिकल काम हो रहा था। सी लिखा है तो हम तो कार्बन समझ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में किसका सिंबल है, कॉपर का सिंबल है। तो ये सिंबल्स जो डाल्टन्स ने दिए थे ये बड़े टिपिकल और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे थे। जब ये सिंबल्स कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे थे तो फिर कंडीशन ये आई कि कुछ ऐसा किया जाए, कि कुछ ऐसा कर लिया जाए कि इनको रिमूव किया जाए, इस कंसेप्ट को रिमूव किया जाए और सिंबल्स इजीली याद हो जाएं, कुछ ऐसा कंसेप्ट लाया जाए। तो ये जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एटम्स के लिए काफ़ी लंबे समय तक चली थी और उसके बाद लास्ट में आके फेल हो गई थी, काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी। इसी तरीके से जो डाल्टन्स के सिंबल थे ये भी कुछ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चले और ये भी फेल हो गए, क्योंकि ये पैटर्न याद करना और इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तो इन पैटर्न्स को रिमूव कर दिया गया। मींस इसको फॉलो नहीं किया गया, एटम्स और एलिमेंट्स के लिए इसको फॉलो नहीं किया गया। अब इसको फॉलो नहीं किया गया तो सिंबल्स, एटॉमिक सिंबल्स कैसे दिए गए, तो एटॉमिक सिंबल्स के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया और उनको नाम दिया गया बर्जीलियस सिंबल्स। अब ये जो बर्जीलियस सिंबल्स थे ये क्या थे और कैसे कैसे वर्क कर रहे थे, तो इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी थ्योरी दी कि सिंबल्स को हम केवल उनके नाम से, उनके नाम के लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और लेटर्स से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि हम हर जो भी एलिमेंट है उसका जो भी नाम है, नाम का फर्स्ट लेटर उसके सिंबल्स की फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। जैसे हाइड्रोजन, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का केवल फर्स्ट लेटर हम उसके सिंबल्स की फॉर्म में यूज़ करेंगे। कि अगर हमें सिंबॉलिक फॉर्म में हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिख देंगे, केवल H। तो कहीं H लिखा है तो हम समझ जाएंगे हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा कि हम हर एलिमेंट का जो भी नेम है उसका फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे सिंबल्स की फॉर्म में। तो उन्होंने हाइड्रोजन के लिए क्या यूज़ कर लिया, H। फिर अगला एलिमेंट होता है हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, वो होता है हीलियम। अब हीलियम बात आई तो हीलियम का भी फर्स्ट एलिमेंट क्या था, H। अब यहाँ भी कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा, बर्जीलियस का सिंबल्स भी फेल होने लगा। कैसे, हाइड्रोजन के लिए भी H और हीलियम के लिए भी H, क्योंकि वो कह रहे थे कि फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे तो दोनों का ही फर्स्ट लेटर H है। उन्होंने कहा था जो फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे वो हमेशा कैसे लिखेंगे, कैपिटल में। हमेशा कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट लेटर, मैं यहाँ नोट बना के लिख सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लिखा जाएगा। लेकिन यहां तो अब कंफ्यूजन हो गया ना, दोनों ही फर्स्ट लेटर H हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो हम उसका सेकंड लेटर भी यूज कर लेंगे कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए तो H यूज कर चुके थे, अब हीलियम के लिए क्या किया, हीलियम के लिए उसका सेकंड लेटर भी यूज कर लिया, दैट इज E। तो वो लगा दिया यहां पर। और उन्होंने अपने रूल्स में कहा कि जब हम फर्स्ट लेटर यूज करेंगे तो वो कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। लेकिन अगर हम किसी एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर हम सेकंड लेटर भी यूज कर रहे हैं तो वो कैपिटल नहीं होगा, वो हमेशा कौन सा लेटर होगा, स्मॉल। ठीक है, तो सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल। उन्होंने कहा सेकंड लेटर कैसा होना चाहिए, सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल लेटर मीन्स स्मॉल ई। तो हो गया, कंफ्यूजन खत्म हो गया। उसके बाद आई बारी लिथियम। ठीक है, लिथियम के लिए उन्होंने क्या किया, L लिया और L के बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा लेटर लिया, I। तो ये बन गया Li। तो लिथियम का रिप्रेजेंटेशन Li हो गया, फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल। उसके बाद जो फोर्थ एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारे पास बेरिलियम। तो बेरिलियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल BE से कर दिया।
अब बड़ा इजी हो गया भाई, नाम के ही लेटर हम ले रहे हैं तो बड़ा इजी चल रहा था। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है वो होता है बोरोन। अब बोरोन के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, बी, क्योंकि बी ई तो दोनों, बी तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका था तो अब ई नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ केवल क्या किया, बी, बोरोन को बी से रिप्रेजेंट करने लगे। उसके बाद बारी आई कार्बन की, तो कार्बन के केस में क्या वर्ड यूज़ हो गया, सी, फर्स्ट लेटर कैपिटल। उसके बाद बारी आई नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के केस में कौन सा वर्ड यूज़ होने लगा, कैपिटल एन, नाइट्रोजन का रिप्रेजेंटेशन बन गया एन। इसी तरीके से बारी आई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के लिए वर्ड यूज़ हो गया कैपिटल ओ, कहीं पर ओ लिखा है तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन को। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा था नियॉन, नियॉन। अब नियॉन एन तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो हमें नेक्स्ट लेटर भी यहाँ यूज़ करना पड़ा, और नियॉन के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, कैपिटल एन और नेक्स्ट लेटर स्मॉल एन ई, तो नियॉन हो गया। नियॉन से पहले कौन होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन। एफ कहीं पहले नहीं आया था इसलिए इसको क्या ले लिया गया, एफ, कैपिटल एफ, तो फ्लोरीन। अब प्रॉब्लम कहाँ, इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रही, लेकिन कुछ एलिमेंट के जो सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन था वो थोड़ा डिफरेंट था। मैं अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट का करके आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल डिफरेंट के लिए मैं क्या ले रहा हूँ वो देख लेते हैं। जैसे मैं इधर आ जाता हूँ, डिफरेंट के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करें, सबसे पहले हम लोग यूज़ कर रहे हैं सोडियम। हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सोडियम, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 10 तक तो मैं आपको करा चुका हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एटॉमिक नंबर 10 होता है। एटॉमिक, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 होता है उसका नाम होता है सोडियम। अब रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, या तो एस इसका सिंबल बनना चाहिए, या फिर स्मॉल लेटर में नेक्स्ट वर्ड भी ले लें, SO बनना चाहिए। लेकिन ना तो इसका सिंबल एस होता है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन एस होता है, और ना ही इस एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन ओ होता है। इस एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है Na। अब आप कहेंगे सर ये तो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि या तो हम उन लेटर्स को ही ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट लेटर ले रहे हैं और अगर नीड पड़ रही है तो सेकंड लेटर भी ले रहे हैं, लेकिन ये तो ना फर्स्ट लेटर है ना सेकंड लेटर है, Na। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनका वर्ड, जिनके नेमिंग की वर्ड कौन से, ये जो सोडियम है, देखो हमारे पास एक लैंग्वेज होती है, ग्रीक लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, इसी तरीके से एक लैटिन लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है, लैटिन, LATIN, लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन लैंग्वेज में सोडियम को सोडियम नहीं बोला जाता, सोडियम को बोला जाता है नेट्रियम। क्या बोला जाता है, नेट्रियम। लैटिन लैंग्वेज में सोडियम को बोला जाता है नेट्रियम, और नेट्रियम से क्या लिया गया है, Na। तो एक्चुअल में सोडियम का रिप्रेजेंटेशन जो Na आया है वो किससे आया है, कि सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम, NATRIUM, नेट्रियम यूज़ करते हैं, और नेट्रियम से वर्ड यूज़ हुआ Na, और सोडियम का रिप्रेजेंटेशन बन गया Na। ठीक है, अब मैं वही करा रहा हूँ जो लैटिन लैंग्वेज में वर्ड्स यूज़ किए गए थे कुछ एलिमेंट के लिए। अगला एलिमेंट था हमारे पास पोटेशियम, पोटेशियम। अब पोटेशियम के लिए अगर हम देखें तो या तो P होना चाहिए, या फिर अगर हम अगला नेक्स्ट वर्ड भी यूज़ करें तो PO होना चाहिए, या तो P हो या PO हो। तो यहाँ पर पोटेशियम के लिए ना तो P होता है ना PO होता है। उसका रीज़न, पोटेशियम का भी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था, लैटिन वर्ड से, और इसको पोटेशियम को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं कैलियम, KALIUM, और कैलियम से क्या ले लिया गया था, कैपिटल K। तो पोटेशियम का सिंबल क्या बना, K। पोटेशियम का सिंबल क्या बना, K बना। इसी तरीके से कॉपर, कॉपर। अब कॉपर है तो क्या सिंबल बनना चाहिए, C तो बनेगा नहीं क्योंकि कार्बन का ऑलरेडी बना दिया, CO। तो कॉपर का सिंबल CO नहीं था। क्यों नहीं था, तो उसका रीज़न भी था कि इसका भी नाम लैटिन वर्ड में था, और इसका लैटिन वर्ड में नाम होता है कैप्रम, कैप्रम। ठीक है, कप्रम, इस तरीके से। और कप्रम जब होता है तो इस कप्रम का Cu ले लिया गया, और कॉपर का रिप्रेजेंटेशन हो गया Cu। इसी तरीके से आयरन, आयरन, आयरन के हिसाब से या तो इसका सिंबल I होना चाहिए या फिर इसका सिंबल R होना चाहिए, और आयरन का ना तो सिंबल I, मैं इधर आ जाता हूँ शायद ना दिख रहा हो, ना तो I था और ना ही R था। तो इसका सिंबल क्या था, इसका सिंबल था Fe। अब ये Fe कहाँ से आया, तो इसका भी लैटिन वर्ड में होता है फेरम, इसका नाम होता है फेरम, और फेरम से क्या लिया गया, Fe। फेरम से क्या लिया गया, Fe। तो इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट, जैसे अगर मैं बात करूं सिल्वर की, सिल्वर, तो सिल्वर क्या होता है, सिल्वर का
अगर सिल्वर के हिसाब से देखें तो सिंबल होना चाहिए S या तो S, लेकिन हम S किसके लिए यूज़ कर लेते हैं, हम 16 जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है सल्फर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, S। तो हम S तो यूज़ कर चुके हैं, तो हम क्या यूज़ कर लें, SI। तो SI भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, एक होता है सिलिकॉन। आप धीरे धीरे सारे एलिमेंट याद कर लेंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे आपको सारे याद। तो इसके लिए हमने सल्फर के लिए S लिया था, सिलिकॉन के लिए SI लिया था, तो हम सिल्वर के लिए SI भी नहीं ले सकते। तो हमने क्या किया, सिल्वर का भी लैटिन वर्ड, यानी हमने नहीं, बर्जीलियस साइंटिस्ट ने लैटिन वर्ड से वर्ड उठाया और इसका नाम होता है अर्जेंटम। लैटिन वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, अर्जेंटम। सिल्वर को बोलते हैं अर्जेंटम, और वहाँ से इसके लिए सिंबल लिया गया Ag। सिल्वर के लिए नाम क्या लिया गया, Ag। ठीक है, इसी तरीके से गोल्ड की बात होती है। गोल्ड, अब गोल्ड है तो गोल्ड का सिंबल क्या होना चाहिए, या तो G या फिर O, लेकिन ना तो G होता ना O होता, तो क्या होता है, इसका नाम होता है ऑरम। ऑरम, ये कौन सी लैंग्वेज में गोल्ड को ऑरम किस लैंग्वेज में बोलते हैं, लैटिन लैंग्वेज में। और लैटिन लैंग्वेज में ऑरम से कौन से वर्ड लिए गए, AU। तो गोल्ड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया AU। तो इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बर्जीलियस ने दिया और इन सिंबल्स को बर्जीलियस सिंबल कहा गया, जिसको हम आज तक पढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट भी कहाँ से आया और कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे हम यूज़ करते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डॉल्टन्स ने भी दिए थे, लेकिन वो प्रॉपर सिंबल्स दिए थे, और डॉल्टन्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसलिए कैरी ऑन नहीं हो पाया क्योंकि वो बड़ा टफ था, उसको लर्न करना बड़ा टफ हो रहा था। उसके बाद हमारे बर्जीलियस साइंटिस्ट आए और बर्जीलियस ने अपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ रूल्स दिए और कहा कि कोई भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट का अगर उसका सिंबल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप उसका फर्स्ट लेटर उठा लीजिए। अब फर्स्ट लेटर या तो इंग्लिश वर्ड हो सकता है, फर्स्ट लेटर लैटिन वर्ड हो सकता है, फर्स्ट लेटर ग्रीक वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट लेटर, और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, H ले लिया। अगला जो एटॉमिक नंबर होता है 2 जिसका होता है वो हीलियम था, तो हीलियम के लिए अब H तो नहीं ले सकते थे क्योंकि H ऑलरेडी ले चुके थे, तो अगला एलिमेंट E ले लिया और हीलियम के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया He। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सेकंड लेटर कहीं पर यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड लेटर हमेशा हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा और फर्स्ट लेटर हमेशा हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। इस तरीके से उन्होंने सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया। लेकिन कुछ सिंबल्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनका थोड़ा सा लॉजिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। यानी सोडियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सोडियम के हिसाब से, उनके रूल के हिसाब से या तो S होना चाहिए था इसका सिंबल, या फिर O होना चाहिए था, लेकिन ना तो S है आज के टाइम में, ना ही O है। आप पेरियोडिक टेबल में देखिए, एटॉमिक नंबर 11 के नीचे लिखा होगा, जहाँ एटॉमिक नंबर है वहाँ पर 11 के नीचे लिखा होगा सोडियम। तो सोडियम के नीचे क्या लिखा होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा उसका N है, तो कैसे S का रिप्रेजेंटेशन N कैसे बन सकता है। तो एक्चुअल में कुछ एलिमेंट्स का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था, उनके लैटिन वर्ड से। और सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नाइट्रियम, तो नाइट्रियम से Na ले लिया। इसी तरीके से पोटेशियम को लैटिन लैंग्वेज में कैलियम बोलते हैं, कैलियम का K ले लिया। कॉपर को कैप्रम बोलते हैं, कप्रम बोलते हैं, तो कप्रम से Cu ले लिया। आयरन को फेरम बोलते हैं, फेरम से क्या ले लिया, Fe ले लिया। सिल्वर को अर्जेंटम बोलते हैं, तो उसको Ag ले लिया। गोल्ड को ओरम बोलते हैं और गोल्ड से क्या ले लिया, Au ले लिया। तो इस तरीके से ये कुछ सिंबल्स स्पेशलाइज थे जो हमें थोड़ा सा लर्न करने होते हैं, और सारे नॉर्मली हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इसका प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस पेपर के फॉर्म में इनको इनके पर किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सारे आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी भी अगर आपने वीडियो को प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।